ये ट्रांजिशन जोन ऑपरेशन थिएटर में हम उस एरिया को कंसीडर करते हैं जहां से हम लोग किसी भी तरह से इंटरनल एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई ना कोई कनेक्शन रख सकें, जिसमें हम लोग ये कह सकें कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग पेशेंट की एंट्री और एग्जिट रूम को भी हम लोग ट्रांजिशन रूम जोन से कंसीडर कर सकते हैं। वो टाइम जहाँ पे हम लोग सेमी रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया के साथ आपस में कनेक्शन रख सके, उस जगह को भी हम लोग ट्रांजिशन जोन्स कह सकते हैं। ठीक है, so both patient and personnel enter the semi restricted and restricted areas of surgical suite through a transition zone। पेशेंट या कोई पर्सनल जब भी वो ऑपरेशन थिएटर में एंटर होगा तो वो जो सेमी रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया के दरमियान जो कनेक्शन होगा उसे हम लोग ट्रांजिशन जोन कहेंगे। दिस ट्रांजिशन जोन इनसाइड द एंट्रेंस टू द सर्जिकल सूट सेपरेट्स द ऑपरेटिंग रूम कॉरिडोर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैसिलिटी। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये एंट्रेंस पे भी हो सकता है सर्जिकल सूट के, ये ऑपरेटिंग रूम के कॉरिडोर्स को बाकी सारी जो फैसिलिटी है उससे सेपरेट करेगा। इट मीन्स के ट्रांजिशन जोन में वो कॉरिडोर भी आ जाते हैं जहां से, जैसे पेरिफेरल कॉरिडोर्स भी कहते हैं, या वो कॉरिडोर्स भी आ सकते हैं जहां से आप लोग पोस्ट एनेस्थीसिया के यानी कि रिकवरी एरिया से जो पेशेंट को लेके जाते हैं तो वो भी ट्रांजिशन जोन में आ जाएगा। वो जगह भी आ जाती है ट्रांजिशन जोन में जहाँ पे कोई पेशेंट जो है वो, या कोई भी पर्सनल जो ऑपरेशन वो सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया से रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाता है। तो जैसे मैं आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जो पेरिफेरल कॉरिडोर्स हैं उनको भी हम लोग सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में शामिल करेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया वेस्ट वो होगा जहाँ पे ओटी और ओटी के कॉरिडोर्स होंगे, ये सारे के सारे जो एरियाज होंगे जिनको हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कहेंगे, जहाँ पे आप लोग कैप मास्क गाउन के बगैर जो है ना वो एंटर नहीं कर सकते। और सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कैप्स के साथ भी जा सकते हैं मास्क के बगैर। ठीक है, तो इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि मास्क, कैप्स, शू कवर्स एंड कवर गाउन्स मे बी लोकेटेड ऑन द कार्ट नियर ट्रांजिशन जोन एडजेसेंट टू द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। जब भी आपने ट्रांजिशन जोन से या सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया से रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाना है तो वहाँ पे मास्क, कैप, शू कवर्स, गाउन आपको लोकेट होंगे, वहाँ पे मौजूद होंगे कार्ट के अंदर, जिनको आप पहन के आगे जा सकते हैं। नॉन सर्जिकल पर्सनल हु नीड टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड जोन कैन डोन अ कवर गाउन। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो उनको सर्जरी से ताल्लुक नहीं है, आपको जरूरत पड़ गई है कि आप उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएं, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इनमें कोई लेबॉर्ट्री पर्सनल आ सकता है, कोई रेडियोलॉजिकल पर्सनल आ सकता है, या किसी बंदे को आपने फ़ोन किया भाई लेबॉर्ट्री से गया आके ब्लड सैंपल ले लें, या आपने एमरजेंसी आपको एक्सरे की जरूरत पड़ गई तो आपको किसी एक्सरे टेक्नीशियन की, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट की, या ये कह लें कि आपको किसी रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ गई है, तो वो आके जो नॉन सर्जिकल पर्सन जब उनको आएंगे तो उनको आप गाउन, कैप, शू कवर, मास्क जो है ना वो देंगे, जैसे ही उसको डेजिग्नेटेड ओटी रूम से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जिन जगहों से आप इन लोगों को गुजारेंगे बेसिकली उन जगहों को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन। सबसे पहले इसमें आ जाएगा प्री ऑपरेटिव एडमिशन एंड होल्डिंग यूनिट। डेजिग्नेटेड यूनिट इन द अनरिस्ट्रिक्टेड जोन should be available for pre-operative patient to change from street clothes into a gown and wait with their families before their surgical procedure। तो ये वो जगह होगी जहाँ पे आपको जिस पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म करनी है उसको आपने स्ट्रीट क्लोथ इसमें वो आके वो आपने चेंज करी, क्योंकि आपने इसको हॉस्पिटल का या आपने उसको ऑपरेटिंग रूम का जो आपके वहाँ पे मौजूद होगा एक ड्रेस उसे देंगे, तो वहाँ पे आप उसको चेंज कराएंगे। अगर फीमेल है तो फीमेल उसको हेल्प करेगी, मेल है तो मेल उसको जगह बता देगा या उसकी हेल्प करेगा कि यहाँ पे आप जाके ना अपनी जो है ना चेंज कर सकें। ठीक है, अब ये वो जगह होगी जहाँ पे हम लोग उसके जो घर वाले हैं उनको भी, फैमिलीज भी होंगी, उनको भी उसके साथ रख सकते हैं। लॉकर्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर सेफ गार्डिंग पेशेंट क्लोथिंग। यहाँ पे लॉकर्स होने चाहिए ताकि पेशेंट की क्लोथिंग जो है ना उसको भी जो है ना वो उसकी भी हिफाजत की जा सके। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए लॉकर्स हों, उनके लिए भी लॉकर्स हों जिसमें वापसी पे वो जो है ना वो कपड़ों को उठा सकता है। Alcohol based hand scrubs dispenser should be conveniently located in each patient care cubicle। हर पेशेंट के जो आपने वहाँ पे एक बनाया होना है, एक कैबिन सा बनाया होगा या क्यूबिकल का बनाया होगा, वहाँ पे आपको जो है ना ये सैनिटाइजर्स या हैंड रब डिस्पेंसर्स जो है ना यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो अपनी उसके बाद जो है ना हैंड को स्क्रब अप कर सके। द एरिया मस्ट इंश्योर प्राइवेसी। प्राइवेसी तो बाहर होना चाहिए, और इसकी जो ऑलमोस्ट पर पेशेंट स्पेस है वो 80 फीट स्क्वायर। एक एमसी क्वेश्चन है कि पर पेशेंट जो स्पेस है ये इतनी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैट को भी, जो कार्ट को भी जो है ना अकोमोडेट किया जा सके। वहाँ पे आईवी लाइन्स जो भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी आप उसको आईवी लाइन लगा सकते हैं। वहीं पे उसके आपने चेंज किया, वहीं पे आपने इसको आईवी लाइन लगाई। ये तकरीबन हर हॉस्पिटल में, हर ऑपरेशन थिएटर में
प्री अप एरिया जिसे हम लोग कहते हैं ये मौजूद होता है। कुछ जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा है कि जो वार्ड्स वाली जो अच्छी नर्सेज हैं, जो अच्छा हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे वार्ड्स में ही उनको आईवी लाइंस भी लगा के और हॉस्पिटल का ड्रेस भी वहाँ पे दिया जा सकता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पेशेंट को आप उसके वार्ड में भी हॉस्पिटल का ड्रेस जो है ना वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म करेंगे तो हम उसकी हर जगह को प्रॉपरली जो है ना वो, एक तो उसको आप लोग उसके ऊपर उसकी रोपिंग करेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे कि आप उसको उस जगह को, जिस जगह को आपने उसको सर्जरी, उसके इर्द गिर्द की मुख्तलिफ जगह को आप जो है ना वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ जो है ना वो स्क्रब अप कर लेते हैं। ठीक है, तो ईच क्यूबिकल इज इक्विप्ड विद ऑक्सीजन सक्शन एंड डिवाइसेस फॉर मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर। यहाँ पे आप उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन रूम कर सकते हैं, सक्शनिंग की जरूरत पड़े वो भी कर सकते हैं, या ब्लड प्रेशर, ये भी आपको अगर यहाँ पे फैसिलिटी, अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मौजूद हो। एक क्रैश कैरेट शुड बी इजीली एक्सेसिबल फॉर इमरजेंसी, क्रैश कैरेट भी मौजूद होने, कभी इमरजेंसी जरूरत पड़े तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो। नर्सिस स्टेशन विद इन द एरिया प्रोवाइड, अब इस प्री अप एरिया में एक नर्सिस स्टेशन मस्ट है जो क्लोज पेशेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है, एंड डिस्पेंसर्स फॉर मेडिकेशन स्टोर, डिस्पेंसर्स हो जाके मेडिकेशन को वहाँ पे स्टोर किया जा सके। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मे बी ओवरहेडेड बाय पेशेंट्स एंड फैमिली, यहाँ पे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है उनकी फैमिलीज को और पेशेंट्स को भी यहाँ पे उनको दी जा सकती है। Assignment and scheduling board should not be within the view of the patients to avoid breaching privacy। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाज़ लोग, मैंने कुछ हॉस्पिटल में ऐसे देखा है कि वो रूम जहाँ पे पेशेंट के ये जो सारी फैमिलीज बैठी होती है ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, वहाँ पे क्या किया होता है कि उन्होंने लगा दिया होता है आज का दिन का चार्ट, जो कि एक इंतहाई गलत जो है ना वो एक्ट है। ये इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आपको बाई चांस कोई इमरजेंसी पड़ गई है, सबसे पहली बात तो वो कहता है प्राइवेसी स्टैंडर्ड है कि आप लगा दें कि भाई फलां पेशेंट है, उसका आपने ये प्रोसीजर करना है, तो ये तो उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है ना। आप पहली बात तो आपने उसकी पेशेंट की प्राइवेसी को सेव रखना है, तो आप कभी भी उसका नाम लिख के बाहर नहीं लगा देंगे अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया में कि इस पेशेंट की फलां सर्जरी है या ये टाइम है। ये भी सबसे पहली बात, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप लगा देंगे और आपको कोई इमरजेंसी केस की जरूरत पड़ गई है कि आपने किसी और पेशेंट का, यहाँ को आपको पीछे से प्रोटोकॉल आ गया है कि भाई हमारे इस पेशेंट का जल्दी करेंगे, तो वो जो बाहर खड़े लोग हैं ना, तो वो आपको फिर बहुत तंग करेंगे कि आपने वही फलां पेशेंट का पहले प्रोसीजर कर लिया, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल्स आते रहते हैं। इनसे बचने के लिए आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने असाइनमेंट और शेड्यूलिंग बोर्ड जो है ना वो बाहर ही लगाते हैं, इसको आपने पेशेंट के व्यू से दूर रखना है। When wipe off boards are used for daily scheduling, आमतौर पे जो वाइट बोर्ड हम लोग यूज करते हैं, केयर इज टेकन नॉट टू यूज पेशेंट नेम, पेशेंट के नेम अगर बाहर लगाना भी है ना तो पेशेंट के नेम जो है उस पर ना लिखे जाए। Some pre-operative holding units serve as ambulatory care areas after the surgical procedure। कुछ वो कहता है प्री ऑपरेटिव जो होल्डिंग यूनिट है जहाँ पे एम्बुलेटरी केयर होता है, एम्बुलेटरी केयर को हम लोग देखेंगे कि सर्जिकल प्रोसीजर के बाद उनको वहाँ पे हम जो एम्बुलेंस जो इमरजेंसी केयर की जरूरत भी है ना वो भी वहाँ पे मौजूद होती है। प्री अप एरिया के अंदर ही सर्जरी के बाद उनको कोई इमरजेंसी की अगर जरूरत पड़ी है तो वहाँ पे उन्होंने वो जगह बनाई होती है। अच्छा, उसके बाद एक और जगह आ जाती है इंडक्शन रूम। इंडक्शन रूम भी सम टाइम इसको ट्रांजिशन जोन में शामिल किया जाता है, लेकिन इंडक्शन रूम की कुछ थोड़ी सी जो और जो है ना वो प्रोटोकॉल्स होंगे। सबसे पहले कि इंडक्शन रूम बेसिकली बेशक एक ट्रांजिशन जोन है, लेकिन इसको आप लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में शामिल करना है, आपने इसको नॉन रिस्ट्रिक्टेड या सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में शामिल नहीं करना। Some surgical departments have an induction room within the restricted area adjacent to each operating room। ऑपरेटिंग रूम के साथ होगा, और पेयर ऑपरेटिंग या दो ऑपरेटिंग रूम के साथ एक इंडक्शन एरिया बनाए where the patient is prepared physiological for anesthesia। अब जब किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है, आप अगला पेशेंट ऑलरेडी आपका सर्जरी परफॉर्म होने वाली है, तो आप चाहते हैं कि सर्जन को उस टाइम एनेस्थेटिस्ट फ्री है, सर्जरी उसमें स्टिचेस लगने वगैरह वगैरह टाइम लग जाना है उसकी पोस्ट अप के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इंडक्शन रूम वहाँ पे तैयार रखें जहाँ पे हम लोग उस पेशेंट को एनेस्थीसिया उस जगह पे दे लें। उसके बाद उस मूविंग टेबल को आप लेके आ जाएं ऑपरेशन रूम में, वहीं पे उसकी सर्जरी परफॉर्म करो। ऐसे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि हम लोग जो एक एनेस्थीसिया रूम या एक इंडक्शन रूम रख लेते हैं, वहाँ पे पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के फिर उसको उसी टेबल के ऊपर उसकी सर्जरी, क्योंकि जो टेबल है ओटी टेबल है वो मूवेबल होते हैं। बाज़ जगहों पे तो मैंने ये देखा है कि ओटी टेबल ही के ऊपर सर्जरी होती है और ओटी टेबल ही जो है ना वो रिकवरी एरिया की तरफ जाते हैं, फिर उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके वापस उनको क्लीनिंग के लिए भेज दिया जाता है। So physiological for anesthesia administration pre-operatively and before actual induction of general anesthesia and airway management, ये सारा कुछ हम लोग जो है ना वो पहले ही कर लेंगे।
फैमिलीज ऑफ पेशेंट आर नॉट, लेकिन इस जगह पे फैमिलीज परमिट नहीं है। अप्रोप्रिएट सर्जिकल अटायर जरूरी है और मास्क भी यहाँ पे जरूरी है। जहाँ पर भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया आ जाएगा मास्क मस्ट, ये बात याद रखिए। पेरिफेरल आईवी लाइंस, सेंट्रल लाइन, इन्वेसिव आर्टरी एमुलेटिंग लाइंस, ये सारी की सारी यहाँ पे आपने अरेंज करके रखनी है। रीजनल एनेस्थीसिया के लिए भी यहाँ आपने कुछ लोकल एनेस्थीसिया देना है, या एपिड्यूरल कैथेटर देना है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के लिए जो हम लोग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, मे बी इंड्यूस दिस एरियाज को भी आपने यहाँ पे लगा सकते हैं। परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर इन एन इंडक्शन रूम सेव्स, इसका बेसिक फंक्शन के एक्चुअल रूम को यहाँ पे उसने बता दिया है कि आपका जो एक्चुअल ऑपरेटिंग रूम का टाइम है वो सेव हो जाता है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग जो है ना, बल्कि यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि एक ऑपरेटिंग रूम के बाद एटलीस्ट एक सर्जरी के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स हम लोग दोबारा ऑपरेशन थिएटर को रेडी होने के लिए देते हैं, जिसे टर्नओवर टाइम कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो टर्नओवर टाइम जो है ना वो 10 मिनट का होना जरूरी है, 10 से 15 मिनट का। अब उस टर्नओवर टाइम के दरम्यान जब कोई हम लोग या कोई भी टेक्नीशियन जो है वो ऑपरेशन रूम को रेडी कर रहा है फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर, उस टाइम को बचने के लिए हम लोग इंडक्शन रूम बना लेते हैं, जहाँ पर ये जो है ना थोड़ी देर के लिए एनेस्थीसिया देके उसके बाद उस पेशेंट को वहां से शिफ्ट कर दिया जाता है इन द मेन ऑपरेटिंग रूम। और कॉस्टली जो है ना, अगर आप ऑपरेटिंग रूम टाइम बचाएंगे तो आपका कॉस्ट भी जो है ना वो बचेगी। इंडक्शन रूम्स आर मोर कॉमन इन लार्ज फैसिलिटीज, बड़ी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा सर्जरीज होती हैं वहाँ पे ये मोस्ट प्रॉब्ली कॉमन है। वेयर प्रोसीजर सच एज ओपन हार्ट सर्जरी और ट्रांसप्लांटेशन आर परफॉर्म, इन जगहों पे भी जहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी या ट्रांसप्लांटेशन होती है तो यहाँ पर भी ये जो है ना वो कॉमन है। In some induction rooms, not all, patients are pre-medicated and stabilized on the same operating room bed that will be used for the, ये आपको बता चुका हूँ कि कुछ इंडक्शन रूम में ऐसा होता है कि पेशेंट को वही मेडिकेशन देके वही स्टेबलाइज करके उसी ओटी टेबल के ऊपर लेके उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद आ जाता है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, इसको भी हम लोग ट्रांजिशन एरिया में ही शामिल करते हैं। पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में बी आउटसाइड द सर्जिकल सूट और इट मे बी एडजेसेंट टू द सूट, इसको सर्जिकल सूट के बाहर भी रख सकते हैं या उसके साथ भी रख सकते हैं, सो दैट इट मे बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया विद एक्सेस फ्रॉम बोथ द सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड आउटसाइड कॉरिडोर। तो इसकी एक्सेस दोनों साइडों पे हो सकती है जो हम लोग पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट है। अच्छा, इसकी एक्सेस इसलिए होती है कि आफ्टर सर्जरी जब पेशेंट होश में आ रहा होता है तो मोस्ट जगहों पे ऐसा होता है कि उसको अपने किसी फैमिली मेंबर की जो है ना वहाँ पे जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको भी हम लोग जो है ना अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी शामिल कर सकते हैं या इसको हम सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में शामिल कर सकते हैं। तो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट को हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में शामिल नहीं करते, ये बात आपने सबसे पहले याद रखनी है, क्योंकि पेशेंट की फैमिली को उसके किसी बहुत करीबी दोस्त को, रिश्तेदार को हम लोग बस वहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो लैटरल डिजाइन में भी ऐसा होता है कि पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट बिकम्स अ ट्रांजिशन जोन फॉर द डिपार्चर ऑफ पेशेंट। कुछ जगहों पे ऐसे भी होता है कि यहीं से फिर पेशेंट को जो है ना हम लोग टुवर्ड्स वार्ड्स जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, एट द एंड ये यहाँ पे कुछ जो है ना वो ये चीज़ें हमने बाद में भी जाके पढ़नी है, कुछ क्लासेस हैं ऑपरेटिंग रूम की, इसको हम लोग हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें आपने याद रखनी है कि हमारे ऑपरेशन थिएटर के लिए जो चीज़ें चाहिए, क्लास ए ऑपरेटिंग रूम है, क्लास बी एंड सी है, और सिजेरियन डिलीवरी रूम है, और स्टोरेज रूम है, और पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में क्या क्या होना चाहिए। प्रेशर जहाँ के इन हर जगहों का जितने भी केसेस हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। जो स्टोरेज रूम और पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट याद रखें, यहाँ पे प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है। एयर चेंज पर आवर, ACH स्टैंड्स फॉर एयर चेंज पर आवर 15, क्लास ए के लिए, क्लास बी और सी के लिए 20, सिजेरियन के लिए भी 20, और स्टोरेज रूम और पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में भी एयर चेंज पर आवर आपने लगाने हैं। उसके बाद आ जाती है ह्यूमिडिटी, 30 to 60% है नॉर्मली, 30 to 60%, 30 तकरीबन हर जगह के ऊपर जो है ना वो यही होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी ह्यूमिडिटी है ये जो है ना AIA गाइडलाइंस हैं जो उसने 2012 में ये दी गई हैं। उसके बाद टेम्परेचर जो है ये फ़ारेनहाइट में दिखाया गया है 68% to 73, पता नहीं किस में दिखाया गया उसने, टेम्परेचर परसेंटेज में बता रहा है, ये मेरे ख्याल में परसेंटेज नहीं होगा, ये फ़ारेनहाइट में दिखाया गया होगा। 68 to 73, 68 to 73 फ़ारेनहाइट होगा, परसेंट नहीं होगा। 68 डिग्री तो फ़ारेनहाइट, 73 फ़ारेनहाइट, ऑलमोस्ट अगर हम सेंटीग्रेड में लें तो हम लोग 19 to 22, 23 यही जो है ना रूम टेम्परेचर जो है ना वो होना चाहिए किसी भी सर्जिकल सूट का। आपने इसको ऐसे
लेकिन अगर आप पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट का थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो मैटर नहीं करता। बहरहाल इस चीज़ों को सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा ट्रांजिशन जोन का टॉपिक था। इसके रिगार्डिंग अगर